हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टज़ू ने डोमेन लॉर्ड को खत्म करके फोर्थ मेरिडियन की सारी मुसीबत को खत्म कर दिया था और अब बारी थी थर्ड मेरिडियन की। इसलिए एसएस टज़ू ली नाइट को उन्हें वहाँ पे थर्ड मेरिडियन की बॉर्डर का रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ली नाइट भी बर्नी क्रो और एसएस टज़ू को लेकर थर्ड मेरिडियन की बॉर्डर की तरफ ही निकल गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें थर्ड मेरिडियन की बॉर्डर का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली नाइट एक जगह पे आके रुक गया था। वो वहाँ पे एसएस टज़ू को बताता है कि हम लोग इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक पावर ऑफ करप्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर हम लोगों ने गलती से भी वहां जाने की कोशिश भी की तो हम लोग पलक झपकते ही वहां पे मारे जाएंगे। और वहीं पे खड़ा होकर ली नाइट वहां पे थर्ड मेरिडियन की बॉर्डर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर हम लोग यहाँ से सीधा आगे बढ़े तो हम लोग सीधे यहाँ से थर्ड मेरिडियन में चले जाएंगे। पर भले ही थर्ड और फोर्थ मेरिडियन दोनों आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन थर्ड मेरिडियन के बारे में कहा जाता है कि वहाँ की सिचुएशन तो हमारी फोर्थ मेरिडियन से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वो जगह तो अब रहने लायक बची ही नहीं है, क्योंकि अब तो वहाँ की हवा में भी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन मिल चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पे सांस लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और हो सकता है वहाँ पे सांस लेने से पहले ही वहाँ पे हमारी इंस्टेंट डेथ हो जाए। ली नाइट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे उससे कहता है कि अगर थर्ड मेरिडियन की ब्लैक करप्शन ऑफ पावर है फोर्थ मेरिडियन की ब्लैक करप्शन ऑफ पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि जरूर उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का सोर्स थर्ड मेरिडियन में ही होगा। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली नाइट बेचारा वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, क्या तुम दोनों यहाँ पे थर्ड मेरिडियन में जाने का प्लान कर रहे हो? तुम लोग जानते भी हो कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। पिछले 10,000 सालों से आज तक ना तो वहाँ पे कोई मोटल टिक पाया है और ना ही कोई डीमन, क्योंकि वो जगह अब रहने लायक बची ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो कोई भी जाने की गलती करता है ब्लैक पावर ऑफ करप्शन वहाँ पे उससे उसकी लाइफ ही छीन लेती है। ली नाइट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है क्या वाकई ही अगर ऐसा है तो फिर तो वहाँ पे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे थर्ड मेरिडियन की बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन ली नाइट जल्दी से भागकर वहाँ पे एसएस टज़ू और बर्नी क्रो का रास्ता रोकते हुए कहता है कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई थी और उसके नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पे आप लोगों की रक्षा करूँ, इसलिए मैं आप लोगों को वहाँ पे मरने के लिए नहीं भेज सकता। ली नाइट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टज़ू वहाँ पे उसके पास से गुजरते हुए उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। और एसएस टज़ू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ली नाइट भी उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं कह पाया था, जबकि एसएस टज़ू और बर्नी क्रो दोनों वहाँ पे सीधा आगे बढ़ते हुए थर्ड मेरिडियन की बॉर्डर से होते हुए थर्ड मेरिडियन में ही आ गए थे, जहाँ की सिचुएशन वाकई बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। इवन ब्लैक पावर ऑफ करप्शन ने वहाँ पे सब कुछ तबाह कर दिया था, जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ की ब्लैक पावर ऑफ करप्शन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने यहाँ पे मौजूद हर एक चीज को राख में बदल दिया। ये तो शुक्र है कि मैं बॉस की बनाई हुई प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर हूँ, वरना मुझे तो लगता है कि अब तक मैं भी इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन की चपेट में आते हुए इसी तरह से यहाँ पे राख में बदल गया होता। एसएस टज़ू ने यहाँ पे आने से पहले ही बर्नी क्रो के लिए वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा ली थी, क्योंकि एसएस टज़ू वहाँ पे पहले ही समझ गए थे कि बर्नी क्रो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जबकि बर्नी क्रो वहाँ पे आसपास देखते हुए खुद से ही कहता है कि अब मुझे समझ आ रही है कि ली नाइट हमें यहाँ पे आने के लिए क्यों रोक रहा था। ये जगह वाकई किसी आम पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये जगह तो मुझे जैसे हेवन का हेल है, ये मुझे अर्थ का हेल लग रहा है। और अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक उन्हें वहाँ पे अपने सामने एक ब्लैक टोर्नेडो दिखाई देता है, जिसे देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि अचानक से ये हमारे सामने ब्लैक टोर्नेडो कहाँ से आ गया? इसका मतलब है कि जरूर यहाँ पे कोई तो है। और इसी बारे में पता लगाने के लिए बर्नी क्रो वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए उस ब्लैक टोर्नेडो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस ब्लैक टोर्नेडो ने देखते ही देखते वहाँ पे बर्नी क्रो की डिमोनिक एनर्जी को वहाँ पे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था, जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे शॉक होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस ब्लैक टोर्नेडो ने यहाँ पे मेरी डिमोनिक एनर्जी को कैसे अब्सॉर्ब कर लिया? और हम देखते हैं कि अचानक उस ब्लैक टोर्नेडो की पावर भी वहाँ पे बढ़ने लगी थी, जो देखकर तो बर्नी क्रो भी डरता हुआ दोबारा वहाँ पे शील्ड के अंदर आ गया था। और वहाँ पे आकर वो एसएस टज़ू को बताता है कि बॉस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे इस ब्लैक टोर्नेडो को कोई और कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि मैंने जब उस ब्लैक टोर्नेडो के करीब जाने की कोशिश की तो मुझे वहाँ पे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे वहाँ पे पीछे की तरफ पुश किया है। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टज़ू भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, हाँ, क्योंकि इस ब्लैक टोर्नेडो को कोई और चला रहा है। जिस पे बर्नी क्रो वहाँ पे एक बार फिर से चौंकते हुए कहता है, लेकिन कोई और इस ब्लैक टोर्नेडो को कैसे चला सकता है? कहीं इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन की कोई अपनी कॉन्शियसनेस तो नहीं है? और अभी बर्नी क्रो वहाँ पे ये सब क्या ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक एसएस टज़ू वहाँ पे अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और एसएस टज़ू के कदम आगे बढ़ाते ही वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल डिवाइन ऑरा रिलीज होता है कि वो पूरा का पूरा ब्लैक टोर्नेडो वहीं पे खत्म हो गया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उस ब्लैक टोर्नेडो से एक लड़की भी उड़ते हुए बाहर आ गई थी, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरी हुई दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे घबराते हुए एसएस टज़ू और बर्नी क्रो से कहती है, नहीं, मेरे पास मत आना, रुक जाओ, मेरे पास मत आना। और ये कहकर वो लड़की डर के मारे खुद ही वहाँ पे बहुत ही तेजी से भागने लगी थी, जिसे भागते हुए देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहता है, ओ तो ये सब यहाँ पे तुम कर रही थी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और ये कहकर बर्नी क्रो भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे चला गया था। पर जैसे ही वो लड़की वहाँ पे बर्नी क्रो को अपने करीब आते हुए देखती है तो अचानक ही वो लड़की वहाँ पे ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का इस्तेमाल करते हुए बर्नी क्रो के ऊपर कुछ स्टोन से हमला कर देती है, जिनसे बर्नी क्रो बहुत ही मुश्किल से बचा था। पर अब तो बर्नी क्रो का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यानी डीमन किंग के ऊपर एक पत्थर से हमला करने की? अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर बर्नी क्रो एक बार फिर से वहाँ पे बहुत ही तेजी से उस लड़की के पीछे चला गया था। जबकि एसएस टज़ू वहाँ पे खड़े होकर ये सब बहुत ही गौर से देख रहे थे, वहीं बर्नी क्रो पूरी तरह से उस लड़की के पीछे पड़ चुका था, जो देखकर वो लड़की वहाँ पे बार बार चिल्लाते हुए बर्नी क्रो से कह रही थी
कि प्लीज मेरे पीछे मत आओ, मुझे चेज मत करो। लेकिन बन्ने करो तो वहाँ पे उसको पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे एक बार फिर से स्टोन्स की मदद से बन्ने करो के ऊपर हमले करने लगी थी। पर अब की बार भी बन्ने करो वहाँ पे किसी तरह से उन पत्थरों से बच गया था। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं कि अब तो बन्ने करो का गुस्सा वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और वो अचानक ही गुस्से से वहाँ पे अपना डिमोनिक ऑरा रिलीज करते हुए बहुत ही गुस्से से उस लड़की के पीछे चला गया था। जबकि हम देखते हैं कि वो लड़की तो अभी भी लगातार वहाँ पे पत्थरों से बन्ने करो के ऊपर हमले किए जा रही थी। लेकिन अब वो सारे पत्थर वहाँ पे बन्ने करो के डिमोनिक ऑरा के साथ टकराते ही वहीं पे डिस्ट्रॉय हुए जा रहे थे। और इस वजह से हम देखते हैं कि बन्ने करो वहाँ पे एक बार फिर से उस लड़की के काफी करीब पहुंच चुका था, जो देखकर वो लड़की वहाँ पे एक बार फिर से जोर से चिल्लाते हुए बन्ने करो से कहने लगी थी कि रुक जाओ, प्लीज मेरे पीछे मत आओ। लेकिन हम देखते हैं कि बन्ने करो तो वहाँ पे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और देखते ही देखते वो वहाँ पे उस लड़के के थोड़ा करीब चला गया था, जो देखकर वो लड़की वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे करीब मत आओ। और उस लड़की के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उस लड़की की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लैक करप्शन ऑफ पावर का ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि बन्ने करो भी खिसकता हुआ वहाँ से पीछे चला गया था। इवन देखते ही देखते अब वहाँ पे अचानक ही और भी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन से बने हुए ब्लैक टोर्नेडो बनने लगे थे, जो देखकर बन्ने करो जो कि दोबारा वहाँ पे सताजू के पास आ गया था, वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तो इस लड़की ने यहाँ पे ये ब्लैक टोर्नेडो मुझे रुकने के लिए बनाए हैं, लेकिन मुझे आज यहाँ पे इस लड़की को पकड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये कहते हुए बन्ने करो वहाँ पे गुस्से से अपने डिमन किंग वाले रूप में आ गया था और देखते ही देखते वहाँ पे अपनी डिमोनिक फायर का यूज करते हुए उन ब्लैक टोर्नेडो के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करने की कोशिश करने लगा था। और हम देखते हैं कि डिमन किंग वहाँ पे अपने डिमोनिक फायर की मदद से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हुए उन सभी टोर्नेडोज को खत्म कर देता है। और उसके बाद वो वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही तेजी से उस लड़की के करीब जाने लगा था, जो देखकर तो अब वो लड़की वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुकी थी। वो दोबारा वहाँ पे डर के मारे चिल्लाते हुए बन्ने करो से कहने लगी थी कि प्लीज मेरे पास मत आओ। लेकिन जब बन्ने करो वहाँ पे फिर भी उसकी बात नहीं मानता तो उस लड़की ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बन्ने करो को वहाँ पे एक बार फिर से उस लड़की के करीब जाने में दिक्कत हो रही थी। जबकि उस लड़की को वहाँ पे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उस लड़की को वहाँ पे कोई और कंट्रोल कर रहा है। और ये सब ऐसे तजु भी वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे। उस लड़की की बॉडी से निकल रहे उस पावरफुल ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के ऑरा को देखकर ऐसे तजु भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते उस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन के ऑरा ने बन्ने करो को वहाँ पे पूरी तरह से अपने अंदर ले लिया था, जो देखकर बन्ने करो भी वहाँ पे थोड़ा डरते हुए कहता है कि इसका ये ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का ऑरा तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ना सिर्फ यहाँ पे मेरी फिजिकल बॉडी को डैमेज कर रहा है बल्कि उसी के साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये धीरे धीरे यहाँ पे मेरी सोल को भी बंद करने की कोशिश कर रहा है। और अभी बन्ने करो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक एक ब्लैक टोर्नेडो के अंदर से एक बहुत बड़ा जेंट स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकल कर आता है, जिसने देखते देखते आगे बढ़ते हुए वहाँ पे बन्ने करो के ऊपर हमला कर दिया था। और वो जेंट स्पिरिचुअल हैंड इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो बन्ने करो के ऊपर भी अटैक करते हुए उसे वहाँ पे नीचे ले आया था, जो देखकर बन्ने करो भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती की। और ये कहते हुए बन्ने करो ने वहाँ पे उस जेंट स्पिरिचुअल हैंड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो उस लड़की ने वहाँ पे एक साथ काफी सारी जेंट स्पिरिचुअल हैंड्स को क्रिएट करते हुए दोबारा वहाँ पे बन्ने करो के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन जैसे वो जेंट स्पिरिचुअल हैंड वहाँ पे सताजू के करीब आते हैं तो ऐसे तजु अचानक ही वहाँ पे अपनी एक फिंगर ऊपर उठाते हुए अपनी सिर्फ एक फिंगर के इशारे से ही उन सभी जेंट स्पिरिचुअल हैंड्स को वहीं पे रोक देते हैं। और उसी के साथ साथ ऐसे तजु ने वहाँ पे अपने डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक सेकंड के 100वें हिस्से में उन जेंट स्पिरिचुअल हैंड्स के ऊपर इतने ज्यादा हमले कर दिए थे कि देखते ही देखते वो सभी जेंट स्पिरिचुअल हैंड्स एक ही झटके में वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गए थे, जो देखकर तो वहाँ पे उस लड़की को भी अपने को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस पर्सन ने मेरे बनाए हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को यहाँ पे कैसे रोक लिया। जबकि हम देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा तजु को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, इसलिए देखते ही देखते ऐसे तजु ने वहाँ पे अपना डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर दिया था। और उसी के साथ साथ ऐसे तजु वहाँ पे अपनी फिंगर को ऊपर आसमान की तरफ पॉइंट करते हैं और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे ऊपर आसमान में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फैलने लगी थी। और ये सीन वाकई बहुत ज्यादा गूज बम्स देने वाला था, पर ऐसा तजु वहाँ पे भी नहीं रुकते। अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उनकी फिंगर से कुछ डिवाइन पैटर्न सील्स निकलते हुए ऊपर आसमान में जाने लगी थी। और देखते ही देखते वहाँ पे एक साथ काफी सारी डिवाइन पैटर्न सील्स बन गई थी और उनसे जो पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था वो वहाँ पे उस लड़की को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने भी लगी थी। लेकिन अब ऐसा तजु वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाने वाले थे, इसलिए देखते ही देखते ऐसा तजु ने वहाँ पे एक एक करके उस लड़की को वहाँ पे अपनी बनाई हुई डिवाइन पैटर्न सील के अंदर ट्रैप करना शुरू कर दिया था। और उन सारी डिवाइन पैटर्न सील्स ने देखते ही देखते वहाँ पे उस लड़की को वहाँ पे चारों तरफ से अपने अंदर ट्रैप कर लिया था। और सिर्फ उसे ही वहाँ पे ट्रैप नहीं किया था बल्कि वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर मौजूद ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को भी सप्रेस कर दिया था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी के ऊपर ऐसा तजु का पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा भी गिरने लगा था, जो कि वहाँ पे उस लड़की को और भी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। वहीं बन्ने करो भी वहाँ पे ये सब देखकर वापस वहाँ पे ऐसा तजु के पास आते हुए उनसे पूछता है, बॉस क्या यही लड़की इस ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का सोर्स है? क्योंकि इसकी हालत को देखते हुए तो मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा। इसकी शक्ल को तो देखिए, ये कितनी ज्यादा अगली दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पे ऐसा तजु की बनाई हुई डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। जबकि हम देखते हैं कि ऐसा तजु तो अभी भी वहाँ पे उसे बहुत ही खूब से देख रहे थे। दोस्तों तो कैसा लगा आज एक बार फिर से हेल गुड को एक्शन में देखते हुए। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें फिफ्थ मटीरियन के इमॉर्टल क्लैन की एक जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों बहन भाई ज़ियानिंग और ज़ियानहू को ट्रैप करके रखा गया था। और तभी हम देखते हैं कि ज़ियानहू वहाँ पे खड़े हुए दोनों गार्ड से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, बिग ब्रदर्स आप दोनों पिछली काफी देर से यहाँ पे इसी तरह से इस जगह को गार्ड कर रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? अगर आप दोनों चाहें तो हम दोनों बहन भाई यहाँ पे आपको चाय पिलाते हुए आपको शोल्डर मसाज भी दे सकते हैं। जिसपे ज़ियानिंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए बहुत ही चालाकी
मुश्किल से कहती है कि हाँ मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों गार्ड्स उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते और वो दोनों ही चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गए थे। जो देखकर ज़ियानिंग वहाँ पे इमोशनल होने का नाटक करते हुए कहती है हम भी तो आपकी ही तरह इमोर्टल क्लैन के डिसेबल्स है, तो फिर भला आप यहाँ पे अपने साथियों के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। और ये कहकर वो दोनों बहन भाई वहाँ पे दोनों गार्ड्स को इमोशनल करने की कोशिश करते हुए वहाँ पे जोर से रोने लगे थे। जो देखकर उनमें से एक गार्ड वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उन दोनों बहन भाई से कहता है कि अब अगर तुम दोनों ने यहाँ पे कोई भी और बकवास की तो मैं तुम दोनों को उठाकर यहाँ से कहीं और फेंक दूंगा जहाँ पे तुम्हें खाना वगैरह भी नहीं मिलेगा। और ये कहकर वो गार्ड वहाँ पे सामने वाली जेल की तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम्हें इन दोनों से कुछ सीखना चाहिए। ये दोनों लोग यहाँ पे कितनी शांति से रह रहे हैं जबकि तुम दोनों के यहाँ पे तुम्हारा शोर ही खत्म नहीं हो रहा। वहीं सामने वाली जेल के अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि मिचू और हाउजियानी कहते और वो दोनों वहाँ पे होली सन की पेंटिंग को अपने सामने रखकर वहाँ पे उसकी पूजा कर रहे थे। और मिचू तो वहाँ पे साथ साथ एक मंत्र का जाप करते हुए ये भी कह रही थी कि प्लीज सिस्टर जल्दी से वापस आकर होली सन को ही हमारा नया मास्टर बना दे। और ये कहते हुए मिचू लगातार वहाँ पे इसी मंत्र का ही जाप करने लगी थी। इवन मिचू वहाँ पे साथ साथ ये भी कह रही थी कि होली सन बहुत ही जल्द हमारे सिस्टर को सरपास कर लेंगे। और ये सब देखते हुए वहाँ पे ज़ियानिंग और ज़ियानू को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब वाकई उनकी आंखों के सामने हो रहा है। जबकि ये सब देखते हुए हम देखते हैं कि वो दोनों ही गार्ड्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। वो दोनों गार्ड्स वहाँ पे ज़ियानिंग और ज़ियानू से कहते हैं कि अगर तुम दोनों यहाँ से जल्द आजाद होना चाहते हो तो इन्हीं की ही तरह हमारे होली सन की पूजा करो। और ये कहते हुए वो दोनों ही गार्ड्स वहाँ से चले गए थे। जिनके जाते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़ियानिंग और ज़ियानू दोनों ही वहाँ पे मिचू को बुरा भला कहने लगे थे। जो सुनकर मिचू वहाँ पे बिल्कुल एक सन की तरह रिएक्ट करते हुए कहती है कि आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है। और ये कहकर मिचू वहाँ पे दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो तुम दोनों को यहाँ पे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। मिचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियानिंग वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहती है कि भले ही हम दोनों यहाँ से बाहर ना निकल पाए लेकिन हम तुम्हारी तरह इतनी ज्यादा घटिया नहीं है कि हम लोग यहाँ पे होली सन की पेंटिंग की पूजा करें। इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। जबकि हम देखते हैं कि जैसे मिचू को वहाँ पे एहसास होता है कि वो दोनों ही गार्ड्स वहाँ से चले गए हैं तो मिचू अचानक ही वहाँ पे खड़ी होकर होली सन की पेंटिंग को वहाँ पे बहुत ही गुस्से से घूरने लगी थी। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे होली सन की पेंटिंग के ऊपर थूक भी दिया था। अब ये वहाँ पे ज़ियानिंग और ज़ियानू दोनों के लिए एक और बड़ा झटका था। वहीं मिचू अपने पास एक छोटे से हैमर को बाहर निकालती है और उसे उसने वहाँ पे हाउजियन को दे दिया था, जिसे लेकर हाउजियन वहाँ पे उस पेंटिंग के पीछे एक हॉल के अंदर चला गया था। असल में हाउजियन वहाँ से भागने के लिए एक हॉल बना रहा था। जो देखकर तो वहाँ पे ज़ियानिंग और ज़ियानू का मुंह ही खुला का खुला रह गया था। वहीं दूसरी तरफ मिचू वहाँ पे हाउजियन से सवाल करते हुए पूछती है कि हमें ये सुरंग खोदने में और कितना ज्यादा समय लगने वाला है। जिस पे हाउजियन वहाँ पे मिचू को जवाब देते हुए कहता है कि 2 से 3 दिन। और वहीं ज़ियानू वहाँ पे चौंकते हुए अपनी बहन ज़ियानिंग से कहता है सिस्टर ये जेल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो फिर इन लोगों ने एक छोटे से हैमर से इसके अंदर इतना बड़ा होल कैसे कर दिया। जिस पे ज़ियानिंग भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जरूर कोई मिरेकल काम कर रहा है। और ये कहकर ज़ियानिंग जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक मिचू को वहाँ पे बुरा भला कह रही थी वही अब वहाँ पे मिचू को मुस्का लगाते हुए कहती है ब्यूटीफुल सीनियर सिस्टर पहले मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दे। हाँ वाकई बहुत ज्यादा प्यारी और नेक दिल दिखाई दे रही है, क्या आप हम लोगों को भी यहाँ से अपने साथ बाहर ले जाएंगे। और ज़ियानिंग के साथ साथ ज़ियानू भी वहाँ पे उसे मुस्के लगाने लगा था। उन दोनों बहन भाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचू वहाँ पे स्माइल करते हुए उन दोनों से ही कहती है कि मैं तुम दोनों को अपने साथ तो ले जाऊंगी लेकिन उसके लिए तुम दोनों को मुझे पैसे देने होंगे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।